नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रथम ग्रासे मक्षिकापात। देश में विपक्षी दलों का ऐतिहासिक सम्मेलन होने वाला है 23 जून को पटना में। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ज़्यादातर नेता ये कह चुके हैं कि वो इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन वो बैठक शुरू हो उससे पहले ही बिहार का जो महागठबंधन है उसमें टूट शुरू हो गई। जीतन राम मांझी की पार्टी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हम पर दबाव डाला जा रहा था कि हम अपनी पार्टी का मर्जर जेडीयू में कर दें, ये हमको मंजूर नहीं है, तो इसलिए हमने कह दिया कि अब हमारा आपका साथ इसके आगे नहीं चल सकता। बात स्पष्ट हो गई। इस बात को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने स्वीकार कर लिया। कहा कि ऐसी बात हुई थी, हमने कहा था कि मर्जर कर लीजिए, और ये छोटी छोटी दुकानें खोलने का क्या मतलब है, बड़ी दुकान होनी चाहिए। दूसरा, एक बयान आया है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने तंज कसा और कहा कि हमारे जैसी छोटी पार्टियों की एकता का क्या मतलब है, पहले बड़ी पार्टियां तो मिल लें, उन्होंने कहा जो बड़े दल हैं वो मिलें तब तो कोई बात हो। हमारे राज्य में तो कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं, हम 6 की 6 जीत जाएं तो भी सरकार बनाने में कुछ नहीं होने वाला, कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला है। तो सवाल है बड़े दलों का एक होना, यानी उनको संदेह है कि बड़े दल एक हो सकते हैं। हालांकि उनके मन में ये तलखी और ये दुख भी है कि जब 370 का प्रस्ताव आया था, अनुच्छेद 370 हटाने का संसद में, तब किसी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। आज विपक्षी एकता के नाम पर उनका साथ मांग रहे हैं, लेकिन ये विषय अभी अलग है। बात अभी एकता की हो रही, लेकिन किस तरह की एकता। इससे पहले विपक्षी दलों की एकता हुई है। 67 से 71 के बीच में हमने देखा संविध सरकारें बनी, अलग अलग पार्टियां मिली, जनसंघ से लेकर जो है समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां तक मिली, और कांग्रेस के धड़े निकल कर जो है वो मिले और सरकारें बनी, लेकिन ज़्यादा समय चली नहीं। फिर 1971 में ग्रैंड अलायंस बना विपक्ष का, वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी बनी, कई पार्टियों का मर्जर करके, विलय करके। वो भी प्रयोग जो है सरकार होने के बावजूद, सत्ता होने के बावजूद 2.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाया। फिर 1988 में जनता दल बना, 4-5 पार्टियों का फिर मर्जर हुआ, लेकिन वो 11 महीने सरकार चली वीपी सिंह की, उससे ज़्यादा चल नहीं पाई। उसके बाद जो है विपक्षी एकता चुनाव पूर्व तो हो नहीं पाई, चुनाव के बाद की हुई। 2 गठबंधन बने, पहले एनडीए बना जो 6 साल सत्ता में रहा, फिर यूपीए बना जो 10 साल सत्ता में रहा। लेकिन ये जो गठबंधन, खास तौर से मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो पटना में बैठक होने जा रही है, ये एक खास पृष्ठभूमि में और ख़ास तरह के दलों की हो रही है। इनमें दलों में विशेषता क्या है, 3 कैटेगरी है इन दलों की। इन 3 कैटेगरी में 2 पहली और दूसरी कैटेगरी की पार्टियां ऐसी हैं जिनको बुलावा आया है इस बैठक में शामिल होने का। तीसरी कैटेगरी के दलों को बुलावा नहीं आया है। तो जिनको बुलावा नहीं आया है उनका नाम कम है, तो पहले उनका नाम बता देते हैं। उड़ीसा की बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, उनकी पार्टी को न बुलावा गया, न वो आने को तैयार। दूसरा, आंध्र प्रदेश की पार्टी वाईआरसीपी, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, न उनको बुलावा गया, न वो आने को तैयार है। तीसरी पार्टी है बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, तेलंगाना की, केसीआर मुख्यमंत्री हैं। वो पहले इस एकता के प्रयास में शामिल थे और फिर उन्होंने किनारा कर लिया। अब उनको बुलावा गया कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, ये पक्का है। और चौथी पार्टी है जेडीएस, जनता दल सेकुलर, जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जो इस तरह की एकता के प्रयासों से अपने को जिसने अलग कर लिया है। तो ये 4 पार्टियां हैं विपक्ष की जो इस सम्मेलन में शामिल, इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। अब पहली और दूसरी कैटेगरी की बात करें। पहली कैटेगरी में करीब 12 पार्टियां हैं, एक एक करके उनका नाम गिनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पार्टी। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान की पार्टी। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की पार्टी। एनसीपी, शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले की पार्टी। डीएमके,
MK स्टालिन और उनके बेटे की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन की पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव और उनके भतीजे अखिलेश यादव की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की पार्टी, PDP, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती की पार्टी, और उद्धव बाल ठाकरे शिवसेना, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की पार्टी, और अब उनके बेटे की भी पार्टी है। ये जो पहली कैटेगरी है उसमें एक और पार्टी है CPM, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें कोई पिता पुत्र कोई परिवार का जो है अंश नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी जो है उसमें आती है जनता दल यूनाइटेड, जो आयोजन कर रही है इस बैठक का, CPI-ML दीपांकर भट्टाचार्य जिसके महासचिव हैं, और CPI डी राजा जिसके नेता है। तो ये दूसरी कैटेगरी की बात बाद में करता हूँ। पहली कैटेगरी में मैंने जो नाम सुना है उसमें CPM के अलावा सब वंशवादी पार्टियाँ हैं। तो भारतीय राजनीति के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि सारी वंशवादी पार्टियों की बैठक हो रही है। आप इससे पहले के जितने भी विपक्षी एकता के प्रयास देखेंगे उसमें कहीं भी आपको एक आध दो पार्टियों को छोड़कर जो है इस तरह से वंशवादी पार्टियों का वर्चस्व हो, लगभग 99% 90% से ऊपर उनका प्रतिनिधित्व हो, ऐसा देखा नहीं होगा। तो ये वंशवादियों का सम्मेलन है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो मैंने तीसरी कैटेगरी गिनाई थी उसमें एक पार्टी छूट गई थी, तेलुगु देशम पार्टी, प्रमुख पार्टियों में उसको भी न न्योता गया और न वो आने को तैयार है। अब इन वंशवादी पार्टियों के साथ एक और बात है, भ्रष्टाचार। इन सब के साथ भ्रष्टाचार लगा हुआ है। RJD लालू प्रसाद यादव जेल काट कर गए हैं, बेटा तेजस्वी, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती और उनकी एक और बहन, इन सब के जेल जाने की पूरी तैयारी है। कब चले जाएंगे कुछ पता नहीं, वो जांच एजेंसियों पर, अदालत पर निर्भर है, लेकिन जेल जाएंगे ऐसा बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रहा है। TMC दो नेता, जिनमें एक मंत्री, पूर्व मंत्री जेल में है, और अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और उनकी पत्नी रिजुरा बनर्जी, दोनों के खिलाफ ED की जांच चल रही है। अलग अलग घोटालों में पश्चिम बंगाल में, और एक और राज्य की बात करूंगा, और दिल्ली में, दोनों राज्यों में घोटाले इस तरह से निकल रहे हैं जैसे मतलब आप रास्ता चलें और रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हों और हर कदम पर आप टकराएं, उस तरह से भ्रष्टाचार के मामले निकल कर आ रहे हैं। तो TMC और आम आदमी पार्टी के भी 2 मंत्री जेल जा चुके हैं। अब चूँकि जेल जाने के बाद मंत्री नहीं रहे, पूर्व मंत्री कह लें। एक ज़मानत पर अभी रिहा हुए हैं, स्वास्थ्य के कारणों से ज़मानत मिली है, एक अभी जेल में ही है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। फिर कांग्रेस पार्टी के तो कई नेताओं के अलग अलग राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हो रही है, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक और कर्नाटक तक। और उनके शीर्ष नेतृत्व मतलब गांधी परिवार के 2 सदस्य, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों नेशनल हेराल्ड के घोटाले में जमानत पर रिहा है। अब आती है NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उसके 2 मंत्री, अब मंत्री नहीं है, पूर्व मंत्री जेल गए, एक जमानत पर रिहा है, एक अभी तक नवाब मलिक जेल में है। अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है। उसके अलावा पवार परिवार भी जांच के घेरे में है। ED, इनकम टैक्स और CBI सबकी नज़र है। किन मामलों में है ये पहले बता चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। फिर DMK सबसे ताज़ा मामला है। उनके बिजली मंत्री सेंथिल गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार हुए तो रोने लगे, दहाड़ मार कर रोने लगे, और उनकी तबीयत खराब हो गई। तो सीने में दर्द हो गया, अस्पताल ले जाए गए। अस्पताल से फिर जो है सुनवाई हुई अदालत में, अदालत ने उनको जुडिशियल रिमांड पर यानी जेल भेज दिया। उसके अलावा कई मंत्रियों पर जांच चल रही। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है सेंथिल के खिलाफ, और उनके महत्व का अंदाज़ा लगाइए कि उनको देखने के लिए तुरंत मुख्यमंत्री और उनके बेटे दोनों लोग अस्पताल पहुंचे। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन के खिलाफ कितने मामले चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, और उनकी जांच कहाँ पहुंची है ये आपको पता है। फिर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान गोमती रिवर फ्रंट और दूसरे मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच हो रही है। PDP में भी बैंक घोटाले को लेकर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जांच चल रही है। और उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, उसके संजय राउत जेल
की हवा काट कर आए हैं। उनके और कई साथियों पर जांच एजेंसियों की नज़र है। और सीपीएम जो वंशवादी पार्टी के दायरे में नहीं थी, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार वाले में है, उस सूची में है। पिनराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, उनकी जांच चल रही है। तो ये जिन 12 पार्टियों का मैंने नाम लिया, सब के सब भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं। उन सब की जांच अलग अलग स्टेज पर है। किसकी जांच कब पूरी होगी, कब सज़ा मिलेगी कि नहीं, ये अदालत तय करेगी। लेकिन सब के सब आरोप से घिरे हुए हैं भ्रष्टाचार के। 3 पार्टियां हैं जो दूसरी कैटेगरी की हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप कोई सीधा नहीं है। एक जनता दल यूनाइटेड, दूसरी सीपीआई और तीसरी सीपीआई-एमएल। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के लोगों का ये सम्मेलन हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्यों चाहते हैं ये लोग कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए, मोदी प्रधानमंत्री न रहें। उनको लगता है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कोई भी सरकार आएगी तो हमारे खिलाफ जांच रुक जाएगी, भ्रष्टाचार की इस तरह की जांच नहीं होगी। इससे पहले भी दूसरी पार्टी की सरकार आ चुकी है, बीजेपी की ही आ चुकी है, इस तरह की जांच तो हुई नहीं। तो भ्रष्टाचार के आरोपियों और वंशवादी राजनीति करने वालों का ये सम्मेलन है, ये जमघट है और ये गोलबंदी है उनकी कि सब सामूहिक रूप से लड़ेंगे तो शायद बचेंगे। तो ये लड़ रहे हैं अपने को बचाने के लिए, अपनी राजनीति, अपनी संपत्ति, जो काला धन अर्जित किया है उससे बचने के लिए, जांच एजेंसियों के जांच के दायरे से बाहर निकलने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए, राजनीति के हाशिए पर पहुंचने से बचने के लिए। ये सम्मेलन कोई जनतंत्र बचाने के लिए नहीं हो रहा है। जनतंत्र कहीं से खतरे में नहीं है, तो इसलिए उसको बचाने का भी कोई सवाल नहीं है। ये देश को कोई नई दिशा देने के लिए, देश में कोई प्रगति का नया खाका तैयार करने के लिए, या देश के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का कोई एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वंशवादी राजनीति को स्थापित रखने और भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए सम्मेलन हो रहा है। ये सर्वाइवल का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है। अगर 2024 में भी मोदी जीत जाते हैं, जिसकी प्रबल संभावना है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक संभावना ही कहना चाहिए, जिसकी प्रबल संभावना है, तो इनमें से किसी का बचना बड़ा मुश्किल है। ये इन सब लोगों को पता है कि हमारे बचाव का एकमात्र रास्ता है, ना वो जांच एजेंसी है, ना वो अदालत है, ना वो कोई दूसरी ताकत है, सिर्फ और सिर्फ मोदी का हटना। इसलिए मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा है। दरअसल मोदी हटाओ और हमारी राजनीति और हमारा भ्रष्टाचार से अर्जित धन बचाओ, इसकी राजनीति है। अब आप इन सब पार्टियों के बारे में देख लीजिए, इनके नेताओं के बारे में देख लीजिए जो जांच हो रही है। किसी भी मामले में अभी तक अदालत की ओर से ये नहीं कहा गया है कि ये जांच पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रही है। और 1-2 मामले की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी मामलों की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, उन सब मामलों में अदालत से किसी को राहत नहीं मिली है। अगर ज़मानत मिलना राहत है तो ज़रूर राहत मिली है, लेकिन सभी मामलों में ये कोशिश हुई कि एफआईआर रद्द कर दी जाए, जांच रोक दी जाए, जांच एजेंसियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली किसी भी अदालत से, चाहे लोअर कोर्ट का मामला हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि डिस्परेशन कितना है, हताशा कितनी है, निराशा कितनी है, कितनी चिंता है, कितनी परेशानी है। इसलिए एक हो रहे हैं, इसलिए एक होना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। बचना है, बचेंगे तो सब बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। दूसरी बात की संभावना मुझे तो ज़्यादा लग रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को जिस स्तर पर ले गए हैं नरेंद्र मोदी, वहाँ से अब पीछे लौटना उनके लिए भी मुश्किल होगा। वो चाहते भी नहीं हैं, इसलिए इन लोगों का बचना मुझे तो संभव दिखाई नहीं देता। लेकिन भविष्य के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, इसलिए जब तक ये हो न जाए तब तक इंतज़ार करना चाहिए।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।